सो इफ यू रिमेम्बर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेल्टा एस सिस्टम के डिफरेंट केसेस देखे थे और फिर डेल्टा एस सराउंडिंग भी देखा था। और फिर हम लोगों ने पहले ही बात कर ली कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग अगर पॉजिटिव हो तब प्रोसेस को हम लोग स्पॉन्टेनियस बोलेंगे, मतलब नेट एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स शुड बी इंक्रीजिंग, है ना। ये बात की थी। एक जो आप प्रैक्टिस करके देख लेते क्वेश्चंस कि डिफरेंट केसेस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एस सिस्टम या डेल्टा एस सराउंडिंग या डेल्टा एस यूनिवर्स। ठीक है, तो इस तरह की कहानियां हम लोग कैसे यूज करेंगे उसके लिए एक दो क्वेश्चन में करवा देता हूँ। एक प्रोसेस वाला करवा देता हूँ, एक उनको मैं रिएक्शन वाला करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक रिएक्शन वाला ही एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अ रिएक्शन और उसमें क्या करना है, कैलकुलेट। एक बात बताओ, इसका डेल्टा एस अगर दिया रहे, डेल्टा एस नॉट ऑफ रिएक्शन, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव या निगेटिव? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? पॉजिटिव एक्सपेक्ट करें। मैं यहाँ डेल्टा एस नॉट ऑफ दिस रिएक्शन लिखने वाला, ठीक है, ऑफ रिएक्शन ये लिखने वाला। निगेटिव पॉजिटिव दोनों आंसर आ गए। बेटा हम लोगों ने एक प्रैक्टिस की थी ना, पूरा एक सेक्शन जिसमें रिएक्शन दिया हुआ है, उसकी प्रेडिक्ट द डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन का साइन है ना। तो साइन तो पता होना चाहिए। यहाँ देखो सॉलिड है ये गैस और इधर से सॉलिड है। सॉलिड गैस मिलकर अगर फाइनली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो गैसेस मोल्स कम हो रहे हैं, तो डेफिनेटली डेल्टा एस का वैल्यू हम लोग निगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। सो डेफिनेटली डेल्टा एस नॉट ऑफ दिस रिएक्शन इज निगेटिव एंड दैट वैल्यू इफ इट इज गिवन एज माइनस 549 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एस जो होगा वो निगेटिव। और क्या दिया हुआ है, गिवन डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ Fe2O3 solid is equal to minus 824 किलोजूल पर मोल। ठीक है, एक बार जरा ट्राई करो, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे Fe2O3 सॉलिड है ना, Fe2O3 सॉलिड का डेल्टा एच नॉट एफ दिया हुआ है, ये Fe2O3 बनाना है। चलो देखते हैं एक एक करके इसको। सबसे पहली बात, इस रिएक्शन का डेल्टा एस दिया हुआ है, मतलब दैट इज डेल्टा एस सिस्टम, है ना, क्योंकि रिएक्शन में जो इंट्रोपी चेंज हो रही है उसी को दिखाया है, इंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन, है ना। सो सबसे पहली चीज ये आ गई कि डेल्टा एस सिस्टम पूछे, दैट इज नथिंग बट डेल्टा एस नॉट ऑफ दिस रिएक्शन एंड व्हिच इज माइनस 549 जूल पर केल्विन। क्लियर है? नाउ अब अगर इस रिएक्शन का डेल्टा सराउंडिंग चाहिए तो इस रिएक्शन का डेल्टा सराउंडिंग याद करो, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था माइनस डेल्टा एच नॉट सिस्टम अपॉन टी, है ना। तो उसके लिए वी नीड टू हैव डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन। अब ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो किस रिएक्शन का है, जिसमें 1 मोल ऑफ Fe2O3 बनता हो, लेकिन इस रिएक्शन में 2 मोल बन रहा है। तो इसका अगर डेल्टा एच नॉट आर कोई पूछ ले तो दैट विल बी डबल ऑफ दिस वैल्यू, है ना। इज इट क्लियर? तो मैंने बोला अभी कि ये जो बताता है दैट इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ Fe2O3। इस रिएक्शन को इसके कंस्टिट्यूएंट, इस रिएक्शन में Fe2O3 सॉलिड बना तो रहे हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट से ही बना रहे हैं, बट वी आर फॉर्मिंग 2 मोल। सो इस रिएक्शन का अगर डेल्टा एच नॉट पूछते तो हम लोग लिखेंगे इट विल बी 2 into दिस थिंग, है ना, माइनस 824। so that will be equal to minus 1648 किलोजूल। ये क्लियर है ना? चलो अभी डेल्टा एच सिस्टम निकल गया। डेल्टा एच सिस्टम इज नथिंग बट दैट डेल्टा एच नॉट आर एंड दैट माइनस 1648 किलोजूल। थोड़ा कंसिस्टेंट रहेंगे यूनिट में, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस 1648 इंटू 10⁻³ जूल एंड दैट्स व्हाई डेल्टा एस सराउंडिंग will become minus delta H system upon T, and that is equal to minus 1648 into 1000 upon temperature is 300, है ना। तो this much आ जाएगा। So this will be, if you calculate it, it will be coming minus 5493.33 ऐसा आ जाएगा जूल पर केल्विन।
इसमें कहीं भी डाउट है तो पूछ लो, अभी तक जो भी लिखा है, इज देयर एनी डाउट? तो इतना पता कर लेने के बाद अब क्या करना है, इसी में ऐड कर देना है दोनों को, विल बी गेटिंग डेल्टा एस यूनिवर्स। डेल्टा एस यूनिवर्स बोलो या डेल्टा एस टोटल बोलो, और डेल्टा एस टोटल भी बोले तो वही मतलब हुआ उसका। सो दैट विल बी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, एंड उन दोनों को ऐड किया तो -549 प्लस 5493.33 कितना आ जाएगा किलो जूल पर केल्विन में। ठीक है, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेटली 4944.33 आ जाएगा। एक तो ये बात होगी कि ये हमने कैलकुलेट कर लिया, दूसरी बात ये कि ये पॉजिटिव है, और ये अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट द गिवन टेंपरेचर दैट इज 300 केल्विन, है ना। सो दूसरा पार्ट ये हो गया कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट 300 केल्विन। क्लियर पॉइंट? नो, इसमें ऑब्जर्व करने वाली कुछ चीजें ये है कि देखो सिस्टम की एंट्रोपी कम हो रही है तो भी यहाँ पर देखो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस आ रहा है, क्योंकि ये सराउंडिंग की एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहा है ना, क्योंकि सिस्टम की एंट्रोपी कम हुई है 549 से और सराउंडिंग की बढ़ गई है। सॉरी, ये माइनस का प्लस हो जाएगा ना, दिस इज प्लस, सॉरी ये चेंज कर लेना, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, दिस विल बी प्लस, क्योंकि ये खुद माइनस में, तो माइनस डेल्टा एस सिस्टम करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। सो करेक्ट दिस पार्ट, है ना, यहाँ पे प्लस आए ना। अब यहाँ पर वही मैं पॉइंट बोला था कि सिस्टम की एंट्रोपी जितने से कम हुई है उससे बहुत ज्यादा सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ गई है, बिकॉज सिस्टम इज रिलीजिंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, है ना। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ओवरऑल इंपैक्ट इज कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, इसलिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। क्लियर पॉइंट? एनी डाउट? चलो जी, अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं रिएक्शन से रिलेटेड। तो रिएक्शन का डेल्टा एस अगर डायरेक्टली दिया हुआ है, डेल्टा एस सराउंडिंग निकाल के टोटल ऐड करके we can find out delta S universe or delta S total, and if it is having a positive value तो हम लोग बोलेंगे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव आता तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और जीरो आ जाता तो हम लोग बोलते हैं सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, दैट मींस रिवर्सिबल हो रहा है। सो एक ये तो क्वेश्चन हो गया तुम्हारा रिएक्शन से रिलेटेड। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्रोसेस से। द सेकंड क्वेश्चन इज, इनफैक्ट ये एक क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन आने वाले तुम्हारे सामने। सो बोला है कि ये गैस है जो आइसोथर्मली एक्सपैंड कर रहा है एट 298 केल्विन, और कब तक कर रहा है, जब तक इसका वॉल्यूम 3 टाइम्स नहीं होता है। तो इस प्रोसेस में डेल्टा एस सिस्टम बताना है, डेल्टा एस टोटल बताना है, और बताने के लिए कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें कि ये जो एक्सपेंशन है दैट इज रिवर्सिबल। सो एक्सपेंशन इज कैरीड आउट reversibly. That is first question. Second है expansion is carried out irreversibly and या फिर where 836.8 joule heat is less absorbed than the heat absorbed in question number 1। the first question में जो heat absorbed हुआ है उससे 836.8 जूल हीट कम एब्जॉर्ब हुआ है दूसरे कंडीशन में, एंड इट इज इरिवर्सिबल। तीसरा है एक्सपेंशन इज फ्री। चलो सबसे पहला काम तो क्वेश्चन नोट कर लो, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में हटा दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लो, देन ट्राई इट बाय योरसेल्फ, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। आर के टर्म में ही बता दो आंसर, ठीक है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आर के टर्म में रिपोर्ट योर आंसर, रिपोर्ट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ आर है। चलो चलो जी, कस्पिक ने बोलो पहले का RlN3। ओके, दो दो चीजें हर केस में बतानी है, पहले में भी डेल्टा सिस्टम, दूसरे में भी, तीसरे में भी, वैसा ही तीनों केसेस में डेल्टा टोटल भी बताना।
क्वेश्चन नोट कर लेना जरूर, क्योंकि मैं अभी हटा दूंगा, बता देगा कितनी जगह नहीं है कि क्वेश्चन लिखने के बाद भी सॉल्व कर दो। फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन। चलो जी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम के लिए इट डजंट मैटर कि तुम किस तरीके से कैरी आउट कर रहे हो, याद करो ऐसी द स्टेट फंक्शन। if you just know initial and final details of the properties of the system, will be able to calculate delta s. it doesn't matter कि तुमने प्रोसेस क्या फॉलो किया, ये बात क्लियर है क्या? क्योंकि ऐसी स्टेट फंक्शन है ना। अगर मुझे इनिशियल और फाइनल प्रॉपर्टीज मालूम हो, लाइक टेम्परेचर एंड वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर एंड प्रेशर, आई एम हैविंग अ फॉर्मूला जिससे मैं डेल्टा एस सिस्टम निकाल सकता हूँ, और वो सारे केसेस में सेम हो जाएगा इफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम। इज इट ओके? सो पहला हो, दूसरा हो या तीसरा तरीका हो, डेल्टा एस सिस्टम हर बार एक ही आएगा, और वो क्या आएगा देखते हैं। सो फर्स्ट वाले केस में या सेकंड वाले केस में या थर्ड वाले केस, तीनों केसेस में डेल्टा एस सिस्टम का एक ही फॉर्मूला लगता है आइडियल गैस के लिए, और वो है NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln T2 by V1। और यहाँ पे हम लोगों को पता है कि 1 मोल है और टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि आइसोथर्मली एक्सपैंड हो रहा है। तो आइसोथर्मली अगर एक्सपैंड हो तो T1 T2 बराबर, तो ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी, और ये जीरो हो गया तो बची हुई चीज क्या करेंगे, जीरो प्लस ये 1 इंटू आर इंटू एल एन, ये 3 टाइम्स वॉल्यूम होने का मतलब है V2 by V1 इक्वल्स 3। दैट्स व्हाई इट बिकम्स R ln 3। अब ये आंसर हो गया ये तीनों पार्ट के डेल्टा एस सिस्टम के। तीनों का अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट का पूछे, सेकंड का पूछे या थर्ड का पूछे, डेल्टा एस सिस्टम तीनों में सेम है। क्लियर है पॉइंट? फिर उसके बाद डेल्टा एस टोटल पे जाएंगे एक एक करके। चलो अब एक एक करके डेल्टा एस टोटल की बात करते हैं। तो पहले वाले पार्ट में देखो प्रोसेस को रिवर्सिबली फॉलो किया था, और जब भी प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में होते हैं ना, और जब इक्विलिब्रियम में होते हैं तो डेल्टा एस टोटल क्या होता है, if the process is reversible then system and surrounding will always be in equilibrium, and जब सिस्टम एंड सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में होते हैं उस समय का डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो है ना। वेरी गुड। सो द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, सो सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, so delta S total will be directly zero. That will be the answer. कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, चाहो तो तुम कैलकुलेशन करके देख सकते हो, वहां से भी यही आंसर आएगा। चलो हम लोग करके देखते हैं। कैसे करके देखेंगे, तो हम लोगों को डेल्टा एस सिस्टम पता है, डेल्टा एस सराउंडिंग चाहिए। डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए क्या चाहिए, माइनस क्यू सिस्टम बाय टी चाहिए। तो माइनस क्यू सिस्टम बाय टी कैसे करेंगे, पहले क्यू निकालेंगे, और क्यू वैसे भी निकालना था क्योंकि सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट के क्यू का यूज था, है ना। तो दैट्स व्हाई सबसे पहले क्या करते हैं, पहले ही पार्ट का क्यू सिस्टम निकाल। क्यू सिस्टम निकालने के लिए देखो प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो प्रोसेस इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल, है ना। तो दो चीजें होती है, फर्स्ट लॉ जो सीखा था उसको यूज करना होगा। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होता है, इसका मतलब क्यू प्लस डब्ल्यू जीरो होगा, इसका मतलब है क्यू इक्वल्स माइनस डब्ल्यू होगा, और क्यू माइनस डब्ल्यू होगा, और डब्ल्यू आइसोथर्मल रिवर्सिबल का हम लोगों को पता है फॉर्मूला, और वो क्या था। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसका मतलब है क्यू विल बी माइनस डब्ल्यू एंड डब्ल्यू वाज माइनस एनआरटी एलएन V2 by V1 है ना, यही तो देखा था फर्स्ट लॉ के टाइम पे। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर W, सो दिस इज माइनस W व्हिच विल बी इक्वल टू Q। अब ये देखो, ये अगर हम लोगों ने निकाल दिया, दिस इज NRT, तो NRT का मतलब है 1 into R into 298 into ln 3 हो जाएगा। अब अगर मैं डेल्टा एस सराउंडिंग की बात करूं, दैट विल बी माइनस क्यू सिस्टम बाय टी, दैट विल बी minus 1 into R into 298 into ln
डिवाइडेड बाय 298, देखो कितना आ गया, दिस इज माइनस आर एल एन थ्री, डेल्टा सिस्टम आर एल एन थ्री, डेल्टा सराउंडिंग माइनस आर एल एन थ्री, टोटल कितना हो जाएगा, दोनों का समेशन। तो यहां से भी समझ में आ रहा है कि डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग आर एल एन थ्री प्लस माइनस आर एल एन थ्री, एंड दैट्स व्हाई इट विल अगेन जीरो। ये पहले पार्ट का ही कर रहे हैं, कंफ्यूज होकर दूसरे पार्ट का मत समझना, ये फर्स्ट पार्ट का ही अल्टरनेट सॉल्यूशन दिया है। एक अगर हमारी थ्योरी क्लियर है तो हम लोग डेल्टा एस टोटल डायरेक्टली जीरो बोल सकते हैं बिकॉज द प्रोसेस वाज रिवर्सिबल। लेकिन दूसरा तरीका कन्वेंशनल मेथड की, नहीं ठीक है मैं डेल्टा एस सराउंडिंग निकाल के देखता हूं, इवन आफ्टर दैट आई एम गेटिंग डेल्टा एस टोटल इक्वल जीरो, दैट आल्सो प्रूव्स आवर पॉइंट कि डेल्टा एस टोटल जीरो हो जाएगा इफ प्रोसेस इज रिवर्सिबल। नोट कर जाओ, कहीं भी डाउट रहे तो पूछ लो, कहीं भी कुछ भी डाउट रहे पूछ लोगे, शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है, पूछ लेना, अगर पूछ लिया तो समझा लेना। Question 2 was the process is carried out irreversibly where 836.8 joule heat is less absorbed than in question 1. Question 1 का जो Q है उससे 836.8 जूल हीट कम एब्जॉर्ब हुआ है दूसरे केस में, एंड दैट हैज बीन कैरिड इरिवर्सिबल। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा है एक्सपेंशन इज फ्री, दैट मींस फ्री एक्सपेंशन का केस। चलो जी, ये हो गया होगा ना, अभी सिर्फ इधर वाला हटा लो मैं। अब आते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट पे बोला है प्रोसेस इज कैरिड आउट इरिवर्सिबली, तो डेल्टा एस टोटल को जीरो तो नहीं बता सकते है ना, सिस्टम सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं होता। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोगों को डेल्टा एस सिस्टम मालूम है क्योंकि पहले ही पार्ट में कर लिया है, दैट वाज आर एल। डेल्टा एस सराउंडिंग चाहिए तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट विल बी माइनस क्यू सिस्टम बाय टी, और क्यू सिस्टम जो है वो बोल रहा है पहले पार्ट का जो क्यू सिस्टम आया उससे 836.8 जूल कम है, तो ये जो आया है दैट इज 298 आर एल एन थ्री, इससे 836.8 जूल कम है, तो डिवाइडेड 298 है ना। सो इसको अगर देखो ध्यान से तो ये माइनस आर एल एन थ्री रह जाएगा एंड प्लस 836.8 बाय 298 जूल, जूल पर के। तो दिस इज डेल्टा एस सराउंडिंग। नाउ अगर आप डेल्टा एस टोटल चाहिए तो डेल्टा एस टोटल विल बी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, that will be equal to this is RLN plus this is minus RLN plus 836.8 by 298। तो ये देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बच गया सिर्फ 836.8 अपॉन 298 जूल पर केल्विन। इसको सॉल्व करके देखोगे अप्रोक्सीमेटली विल बी गेटिंग 2.808 ऐसा, दैट विल बी द आंसर फॉर डेल्टा एस टोटल ऑफ सेकेंड पार्ट। कहीं भी डाउट है तो पूछ लो, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर सेकेंड पार्ट का डेल्टा एस टोटल। डेल्टा एस सिस्टम तो हर बार का पहले ही निकाल, इसको नोट कर लो, कहीं भी डाउट है तो पूछ लो। सेकेंड क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दिया था, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, बोला था कि प्रोसेस इज कैरिड आउट इरिवर्सिबल है ना, तो रिवर्सिबल नहीं है तो डेल्टा एस टोटल जीरो तो नहीं आता। दूसरा पार्ट उसमें था कि उस दूसरे वाले प्रोसेस में हीट कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, तो पहले में जितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है उससे 836.8 जूल कम एब्जॉर्ब, यही लिखा है ना, where 836.8 joule heat is less absorbed than that in the question 1। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा सिस्टम ऑलरेडी पता था, डेल्टा सराउंडिंग के लिए माइनस क्यू सिस्टम बाय टी करते हैं, टी तो 298 ही है, लेकिन क्यू सिस्टम जो है जो पहले पार्ट का क्यू है उसमें 836.8 जूल कम कर दिया, उतना आ गया, तो माइनस क्यू सिस्टम बाय टी निकाला तो इतना आया, दोनों को ऐड कर दिया तो ये बच गया, दैट इज 2.808। एम आई ऑडिबल ना? गॉड इज सेइंग आई एम नॉट ऑडिबल,
गौरी तुम अपना चेक करो, या तो बीच में कॉल आया होगा, कुछ हुआ होगा, चेक करो एक बार, वापस से अनम्यूट करके म्यूट करना होगा। चलो बाकी सब लोगों को ऑडिबल है, ठीक है। तो गौरी यू हैव टू चेक योर सिस्टम, नॉट माय। ओके, अब आते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देख लेते हैं क्या है। थर्ड पार्ट में फिर से डेल्टा एस सिस्टम ऑलरेडी हम लोगों ने डिसाइड किया है, दैट इज आर एल एन थ्री। वैल्यू पूछेगा तो जूल पर केल्विन में रिपोर्ट करना है, तो आर का वैल्यू 8.314 ले लेंगे। इसको 2.303 इंटू लॉग 3 कर लेंगे, लॉग 3 इज 0.477। लेकिन तुमसे इतना डिटेल नहीं पूछेगा कैलकुलेशन, विल बी गिविंग यू द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ एल एंड आर, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग। अच्छा, डेल्टा सराउंडिंग चाहिए तो उसके लिए क्यू सिस्टम चाहिए होता है। नाउ इफ यू रिमेंबर, फ्री एक्सपेंशन में क्यू और डब्ल्यू दोनों जीरो होता है ना। तो फॉर फ्री एक्सपेंशन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फर्स्ट लॉ के टाइम पे, फॉर फ्री एक्सपेंशन क्यू इज जीरो, डब्ल्यू इज जीरो, डेल्टा यू इज जीरो, है ना, ये देखा था आइडियल गैस के लिए। सो दैट्स व्हाई क्यू सिस्टम इज जीरो, सो डेल्टा एस सराउंडिंग which is minus q system by t will also be zero, and that's why delta s total अगर पूछे which is delta s system plus delta s surrounding, that will be also RLN3 plus 0, that is RLN3, that is the answer for both the in the third। काफी लोगों का राइट आंसर आया था, वेरी गुड। जिनका नहीं आया नोट कर लो, इन्हीं को अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लोगे, डाउट्स रिजॉल्व करवाना है। अब देखो, अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा तो मैं बता रहा हूँ 8.314, LN3 डायरेक्टली रिटर्न नहीं मारते हैं तो 2.303 log 3 लिखते हैं, log 3 इज 0.477। इतना सारा कॉम्प्लिकेशन आएगा, तो अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन एक तो पूछेगा नहीं, पूछेगा तो स्ट्रेटेजिकली ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के आगे बढ़ना है इन द फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड में जाके बैठ के कैलकुलेट करते रहो आराम से, इफ यू हैव टाइम, ठीक है। So exam is not about only solving all the questions, it is also about leaving some question in the first, है ना। It is a part of strategy। अगर बहुत सारा इतना बड़ा कैलकुलेशन दे दिया है जिसको मुझे करने में 2-3 मिनट लगेगा, नॉट वर्थ ना, उसकी जगह दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलो अब ये हो गया होगा ना। यहाँ पे अब देखो, मैं बार बार दोनों क्वेश्चन में एक बार रिएक्शन दिया, एक बार मैंने तुमको कैलकुलेशन करवाया प्रोसेस के लिए। दोनों बार अगर मुझे स्पॉन्टेनिटी प्रेडिक्ट करनी है तो देखो ना, पहला वाला इक्विलिब्रियम पे निकला, दैट मींस रिवर्सिबल प्रोसेस था। दूसरे वाले में देखो पॉजिटिव वैल्यू आया है, तो हम लोग बोलेंगे ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था, अपने आप हो रहा था। ये वाला फ्री एक्सपेंशन जो ये भी पॉजिटिव है, तो दिस वाज आल्सो स्पॉन्टेनियस, है ना। तो ये वाली चीज समझा के आ रही है कि स्पॉन्टेनियस कहाँ पे है, कहाँ इक्विलिब्रियम पे है, कौन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। लेकिन इन सब चीजों में हर बार डेल्टा एस सिस्टम या सिस्टम की एक प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट इनफ। वी नीड टू सी द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, दैट मींस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एज वेल एज द एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। अब इतनी सारी मेहनत करने में बार बार सराउंडिंग, बट नेचुरली वी शुड बी मोर इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ। इस सराउंडिंग में पूरे कैलकुलेशन बार बार क्यों करने। लेकिन सेकंड लॉ सेज दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ द, if you are talking about entropy, you need to take care of the entropy of system as well as surrounding, that is in general entropy of universe। तभी जाके हम लोग स्पॉन्टेनिटी प्रेडिक्ट कर पाए। लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन which is valid in many cases, in fact for all the reactions, क्योंकि reactions are considered to be performed at constant या given temperature and pressure। तो इस कंडीशन में जब पता है कि ये कंडीशन हर बार फॉलो हो रहा है, तो there was a new property defined जिसके लिए सिर्फ सिस्टम की बात करें और हम लोग स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। दैट मींस विल बी टॉकिंग अबाउट अ न्यू प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम से ही हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके चेंज से ही हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। उसके लिए सराउंडिंग में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि लॉ बदल गया, लॉ वही है, बट अंडर अ पर्टिकुलर कंडीशन वो सिर्फ कहता है कि सिस्टम का देख के ही समझ में आ जाएगा, सराउंडिंग के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से छुप के आया हो। तो ये दोनों चीजें देखेंगे कि व्हाई ओनली सिस्टम की दैट प्रॉपर्टी विल बी इनफ टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शंस व्हिच आर हैपनिंग अंडर कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। एंड उसमें टी सराउंडिंग चुपके से कैसे आ गया है, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, ये भी पार्ट देखेंगे।
उस प्रॉपर्टी का नाम है गिव्स फ्री एनर्जी। उसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल जी से। ये डिफाइन किया गया है। दैट मीन्स ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनहेरेंट, जैसे मास है, जो है जैसे तुम्हारा कुछ चीजें जो होती है ना, उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिनको तुम डिफाइन नहीं कर सकते। मास, चार्ज, इनको डिफाइन नहीं कर सकते, इनका इफेक्ट बता सकते। मास है तो मेरे ऊपर अर्थ फोर्स लगा है बिकॉज ऑफ माय मास, है ना। बट मास को डिफाइन नहीं कर सकते, चार्ज को डिफाइन नहीं कर सकते। दीज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। बट देयर आर सम प्रॉपर्टीज व्हिच आर डिफाइंड, दोस आर एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जैसे गिव्स फ्री एनर्जी इज एन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इसको डिफाइन किया गया है। तो मैथमेटिकल एक डेफिनेशन इसका बनाया गया और बहुत ही स्मार्टली इस तरीके से बनाया गया कि वो हमारा पर्पस जो है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन बताने के लिए हम लोगों को वी शुड बी वरीड ओनली अबाउट, वी शुड बी कंसर्न ओनली अबाउट द प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम ओनली, नॉट ऑफ द सराउंडिंग। देन वो पर्पस उस डेफिनेशन से फुलफिल होना चाहिए। लेकिन वो पर्पस फुलफिल होना एक बात है, लेकिन अगर मैंने एक डेफिनेशन तैयार कर दिया है तो डेफिनेशन जनरल डेफिनेशन है किसी भी सिस्टम के लिए, भले वो सिस्टम कोई प्रोसेस फॉलो करे या ना करे, कोई रिएक्शन में जाए या ना जाए, स्टैंड अलोन रहे या किसी भी तरह का प्रोसेस, है ना। सो सबसे पहले उसका बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, उसके हिसाब से उसकी एनालिसिस करेंगे और फिर बात करेंगे वो स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया तैयार करने में कैसे हेल्प, ठीक है। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड gives free energy. Next topic is gives free energy, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल जी से। तो पहले तो इसका डेफिनेशन क्या तैयार किया गया है, तो ये टोटली मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए, इट इज जी इक्वल्स एच माइनस टी एस या टी इंटू एस। और इसमें ध्यान से देखो, पहली बात ये है, ये भी एक प्रॉपर्टी है सिस्टम की, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा दैट इज आल्सो प्रॉपर्टी। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी और स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। That means for a given initial and final state, delta G will be always same irrespective of the path followed or the process followed, है ना। So that's one thing. तो जो काम हम लोग डेल्टा एच के लिए करते रहे, डेल्टा एस के लिए करते रहे, वो काम हम लोग डेल्टा जी के लिए भी कर सकते हैं। हेस लॉ हम लोगों ने डेल्टा एच के लिए लगाया था। इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे, नॉट इन दिस चैप्टर बट इन फ्यूचर चैप्टर्स लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में जाएंगे 12th क्लास में, तो वहां देखोगे हेस लॉ जैसे डेल्टा एच के लिए लगा रहे हो, वी कैन अप्लाई दैट फॉर डेल्टा जी आल्सो। डेल्टा एस के लिए ऑलरेडी लगा के देखा था, है ना। तो वैसे ही इसको हम लोग लगा सकते। दूसरा पॉइंट क्या है, ये देखो, दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव, दिस इज इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव इंटू इंटेंसिव क्या हो गया, एक्सटेंसिव इंटू इंटेंसिव क्या हो जाता है, फर्स्ट लेक्चर का टॉपिक है एक्सटेंसिव। वेरी गुड। एच इज ऑल्सो एक्सटेंसिव, तो ये एक्सटेंसिव माइनस एक्सटेंसिव क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव माइनस एक्सटेंसिव, it will again be extensive. So that's why it is an extensive probe. मतलब 1 मोल के लिए जितना वैल्यू आएगा 2 मोल के लिए उसका डबल आएगा ना, साइज ऑफ सिलेक्शन पे डिपेंड करेगा। सो ये तो बात कहानी हो गई पहली। दूसरी थी, अब इसको हम लोग कैसे अप्लाई करने होते हैं। तो जब रिएक्शंस के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहली बात रिएक्शन का अजम्पशन लिख लेते हैं कि इट इज परफॉर्म बाय डिफॉल्ट इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। बाय डिफॉल्ट इट इज अज्यूम्ड टू बी परफॉर्म्ड एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर, मतलब ओपन कंटेनर में करते हैं ना। सो दूसरा पॉइंट लिखेंगे अबाउट रिएक्शंस, दैट रिएक्शंस if no information given are assumed to be performed in open container, that is at constant or given temperature and pressure। और ये फ्री एनर्जी को इस तरीके से डिफाइन करने से फायदा क्या हुआ कि अंडर गिवन या कांस्टेंट जो भी बोल दो टेम्परेचर एंड प्रेशर, चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम, दैट इज डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो डीजी सिस्टम लिखेंगे,
alone can give the criteria for spontaneity. तो हम लोग आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू स्टेब्लिश करेंगे कि हाउ डीजी सिस्टम इटसेल्फ अंडर दिस कंडीशन, लेकिन ये हमेशा याद रखना ये अंडर दिस कंडीशन, तो अंडर दिस कंडीशन डीजी ऑफ सिस्टम अलोन कैन डिसाइड और फिक्स द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। कैसे करेगा और वो क्राइटेरिया क्या होगा ये दोनों देखेंगे, पहले इसको नोट कर लो जितना लिखा। चलो जी, अब ये देखते हैं कि by this definition how can we prepare the criteria for a spontaneity by DG system itself, है ना। डेल्टा में काम करो या डीजी में काम करो, काम चलेगा। एक बार को देख लेते हैं। सो डेफिनेशन जो है वो है G equals H minus TS minus T into S at constant temperature। हम लोग डीजी को डीएच माइनस टी डीएस लिख सकते हैं ना, क्योंकि टी कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं करने की जरूरत है, वो बाहर आ जाएगा। एंड देन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख रहे हैं डीजी सिस्टम, है ना। अगर ये सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये सब सिस्टम का है, सब सिस्टम की प्रॉपर्टी है। तो डीजी सिस्टम इज इक्वल टू डीएच सिस्टम माइनस टी डीएस सिस्टम ना। अब इसमें ध्यान से देखो कि डीजी सिस्टम जो मैंने लिखा है एट कांस्टेंट प्रेशर डीएच को डेल क्यू लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग डेल क्यू सिस्टम लिख सकते हैं माइनस टी इंटू डीएस सिस्टम। यहां पर लिख देंगे एज डेल क्यू सिस्टम इक्वल्स डीएस सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, देख लो एक बार, कहीं भी डाउट है तो पूछ लो। सबसे पहला डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया इसी चीज को। अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसका डिफरेंशियल नहीं होगा, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं रहे तो टीडीएस माइनस डीटी है, टीडीएस माइनस एसडीटी लिखना पड़ता है ना, वो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट। इज इट ओके अप टू दिस पॉइंट? और फिर डीएच को डेल क्यू लिख सकते हैं बिकॉज हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहे हैं, तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू वाज इक्वल टू डेल्टा एच, डिफरेंशियल फॉर्म में डेल क्यू इक्वल्स डीएच हो जाएगा, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ ध्यान से एक और चीज आ रही है यहाँ पे, और वो क्या आ रही है कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डीएस सराउंडिंग विल बी इक्वल टू माइनस डेल क्यू सिस्टम बाय टी, है ना। सो हम लोग लिख सकते हैं ये डेल क्यू सिस्टम की जगह माइनस टी डीएस सराउंडिंग। सो अब अगर इसमें इसको इनकॉर्पोरेट कर दे, अब आ गया डीजी सिस्टम इक्वल्स माइनस टी डीएस सराउंडिंग minus T into ds system, and that is nothing but minus T into ds surrounding plus ds system। और ds surrounding plus ds system क्या हो जाएगा बताओ जरा? ds टोटल हो जाएगा, दैट इज ds यूनिवर्स हो जाएगा। so dg system under this condition of constant temperature and pressure, यहीं पर एंड प्रेशर भी लिख देता हूँ, at constant temperature and pressure this is nothing but minus T ds universe। देख लो एक बार, इतना डिटेलिंग तुमसे नहीं पूछेगा, बट अल्टीमेटली इफ यू नो दिस थिंग यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस व्हाइल सॉल्विंग इन क्वेश्चन। एंड एंड में जो क्राइटेरिया बनाएंगे दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। इसमें से किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत है तो पूछ लो, अदरवाइज नोट कर लो। थर्ड स्टेप मींस एक तो यहां से यहां देखो ये बदला है ना, ये क्या बदला है? कांस्टेंट प्रेशर पे Q इक्वल्स डेल्टा एच सीखा था, डिफरेंशियल फॉर्म में डेल Q इक्वल्स डीएच, तो डीएच की जगह डेल Q लिख, दैट इज दिस पार्ट। इसके बाद और क्या किया है हम लोगों ने, बोला कि यहाँ पे डीएस सराउंडिंग का डेफिनेशन ये देखा था ना, सराउंडिंग का कैसे निकालते हैं, डेल्टा एस लिखा था, हम लोगों ने ये देखा था डेल्टा एस सराउंडिंग वाज माइनस क्यू सिस्टम बाय टी लिखा, तो डिफरेंशियल फॉर्म में डीएस सराउंडिंग विल बी इक्वल टू माइनस डेल क्यू सिस्टम बाय टी। और ये यूज करते हुए हम लोगों को ये रिलेशन मिला है, डेल क्यू सिस्टम को माइनस टी डीएस सराउंडिंग लिख सकते हैं,
तो यहाँ जो डेल क्यू सिस्टम आया है उसी की जगह देखो यहाँ पर माइनस टी डीएस सराउंडिंग लिख दिया है। क्लियर है पॉइंट? चलो तो यहां से अब समझ में आ गया कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डीजी सिस्टम एंड डीएस यूनिवर्स डायरेक्टली रिलेटेड है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर हम लोग बोल रहे हैं कि डीजी सिस्टम इज इक्वल टू माइनस टी इंटू डीएस यूनिवर्स और टोटल। सो दैट्स व्हाई अब जो क्राइटेरिया है फिर से हम लोग डीजी के लिए लगा सकते हैं। ये अगर लेस देन जीरो होगा तो डीएस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो होगा ना। अगर डीजी सिस्टम लेस देन जीरो होगा, अगर लेस देन जीरो हुआ, ये पूरी चीज नेगेटिव होगी तो माइनस ऑफ पॉजिटिव विल बी नेगेटिव है ना, डेफिनेटली इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। और अगर ये पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ये क्राइटेरिया बन गया डायरेक्टली सिस्टम के टर्म में। वैसा ही दूसरा कंडीशन, डीजी सिस्टम अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया तो डीएस यूनिवर्स लेस देन जीरो हो जाएगा। सो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और तीसरा, अगर डीजी सिस्टम इक्वल टू जीरो हो गया इसका मतलब है डीएस यूनिवर्स जीरो है। और अगर ये जीरो है तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो तुम्हारे काम का मेनली ये चीज है कि फ्री एनर्जी अगर कम होती है सिस्टम की एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर तो बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। फ्री एनर्जी बढ़ रही होती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। फ्री एनर्जी अगर इक्वल टू जीरो होती है तो एट इक्विलिब्रियम। यही अपने काम फाइनाइट फॉर्म में यही डीजी की जगह डेल्टा जी लिख देंगे। हाँ तो अब बहुत सारे क्वेश्चन में तुमको डेल्टा जी कैलकुलेट करना पड़ेगा और अगर वो निगेटिव आ गया तो बोल देंगे स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, इक्वल टू जीरो आ गया तो बोल देंगे इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे दैट इज आवर नेक्स्ट सेक्शन। चलो नाउ तो ये डेल्टा जी कैसे कैलकुलेट करना है, स्पेशली रिएक्शन की बात यहाँ पे होगी। तो रिएक्शन के लिए डेल्टा जी कैसे कैलकुलेट करना है तो उसके दो तरीके आएंगे, दोनों तरीके सीखते हैं अभी। सो अब हम लोग बात कर रहे हैं डेल्टा जी सिस्टम फॉर, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस विल आल्सो बी कॉल्ड डेल्टा जी नॉट। अगर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसको निकालने के दो तरीके हैं डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। मेथड वन जो है वो आएगा इसके बेसिक डेफिनेशन से, दैट इज G was H minus Ts. So delta G will be equal to delta H minus T, चूंकि कांस्टेंट ले रहा है तो T into delta S। ठीक है, so this is one way to calculate delta G. Is it okay? उसी में नॉट अगर लगाना है तो डेल्टा G नॉट इक्वल्स डेल्टा H नॉट T डेल्टा S नॉट कर देंगे। क्लियर है पॉइंट? तो अगर मान लो मेरे को टेम्परेचर मालूम है, डेल्टा एच मालूम है, डेल्टा एस मालूम है तो काम हो गया हमारा, डेल्टा जी डायरेक्टली निकल गया। वो नेगेटिव आ गया तो स्पॉन्टेनियस बता देंगे, पॉजिटिव आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस बता देंगे। इज इट ओके? चलो दूसरा तरीका क्या है, मेथड टू इज जैसा डेल्टा एच के साथ किया था, जैसा डेल्टा एस के साथ किया था, वैसा ही डेल्टा जी के साथ करते हैं कि अगर रिएक्शन दिया हो अल्फा ए प्लस बीटा बी गिविंग गामा सी प्लस डेल डी, ऐसे रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स का डेल्टा जी नॉट एफ दिया हो तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे डेल्टा जी नॉट रिएक्शन विल बी इक्वल टू गामा इनटू डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ सी प्लस डेल इनटू डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ डी माइनस अल्फा इनटू डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ ए प्लस बीटा इनटू डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ बी।
और उसी में जैसा डेल्टा एच नॉट एफ या डेल्टा एस नॉट एफ के साथ था, वैसा ही हम लोग बोलेंगे कि अगर डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ किसी एलिमेंट की बात हो इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, तो उसको हम लोग डायरेक्टली जीरो बोलेंगे, वो क्वेश्चन में नहीं दिया रहे। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ O2 गैस अगर बोल दे 25 डिग्री से इट विल बी जीरो। डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट लिख दे तो जीरो। ठीक है, एक्सेट्रा। एक और चीज है, कहीं कहीं यूज होता है, इस चैप्टर में यूज हो ना हो, बाद में भी यूज हो सकता है, कभी कभी यूज होता है। नॉर्मली मेंस मेडिकल में नहीं होता है, कम होता है यूज, एडवांस में ज्यादा होता है। याद करो एक H प्लस Cl माइनस और HCl की बात हो रही थी, डेल्टा H नॉट सॉल्यूशन एक क्वेश्चन था। डेल्टा H नॉट सॉल्यूशन ऑफ HCl वाज गिवन एंड डेल्टा H नॉट F ऑफ HCl वाज गिवन एंड डेल्टा H नॉट F ऑफ Cl माइनस वाज आस्क्ड। तो वहां पर डेल्टा H नॉट F ऑफ H प्लस को भी जीरो लिया, तो वो भी एक अजम्पशन इन एक्वस सॉल्यूशन। हम लोग बोलते हैं in aqueous solution delta H naught F of H plus aqueous पूछे तो that is also assumed to be zero। दिया रहेगा क्वेश्चन में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया रहेगा तो मरना। सिमिलरली डेल्टा जी नॉट एफ भी H प्लस एक्वस का जो लेते हैं वो जीरो लेते हैं। तो ये भी याद कि अगर कहीं नहीं दिया है, यूज हो रहा है, तो इसको जीरो ले। चलो एक लास्ट सेक्शन आज का बचा हुआ है जो करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में इन सब चीजों के क्वेश्चंस भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर होगा, मोस्टली नेट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एडवांस में थोड़े बहुत सेक्शन एक्स्ट्रा होते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। सो एक लास्ट सेक्शन बचा हुआ है अभी आज के लेक्चर के लिए, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या रहेगा। याद करो मैंने हर बार बोला है कि कोई भी रिएक्शन या प्रोसेस अंडर अ गिवन कंडीशन स्पॉन्टेनियस होता है। हो सकता है अगर तुम कंडीशन चेंज करो तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। सिमिलरली कोई भी एक प्रोसेस या रिएक्शन अंडर अ गिवन कंडीशन नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। हो सकता है तुम टेम्परेचर चेंज करके उसको स्पॉन्टेनियस बना। सो टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या रहेगा किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी का, दैट इज आवर लास्ट वीक सेक्शन फॉर टुडे। So we'll be writing temperature dependence for spontaneity of a reaction। तो सिंपल सी कंडीशन है, डेल्टा जी सिस्टम लेस या डेल्टा जी नॉट रिएक्शन लेस देन जीरो आए तो स्पॉन्टेनियस बोलते हैं ना। फॉर अ रिएक्शन अगर डेल्टा जी नॉट रिएक्शन लेस देन जीरो आ जाए तो इसका एक नाम भी है, इसको बोलते हैं एक्सर्जोनिक रिएक्शन। जैसे याद करो ना, डेल्टा एच लेस देन जीरो आता था तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते थे, वैसे यहाँ डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो है तो उसको एक्सर्जोनिक रिएक्शन बोलते हैं। और ये अगर हो तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। सिमिलरली अगर ये डेल्टा जी नॉट आर अगर पॉजिटिव हो तो उसको बोलते हैं एंडरजोनिक रिएक्शन। और अगर ऐसा हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर द गिवन कंडीशन रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ना अब इस पूरी कहानी में डेल्टा जी का जो फॉर्म हम लोग यूज करने वाले हैं वो है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। इसी को जरा सा रीअरेंज करते हैं, डेल्टा एच प्लस टी इंटू माइनस डेल्टा एच, है ना। अब कोई पूछ दे कि ये कौन से टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे होगा, क्या करेंगे बताओ? डेल्टा जी को जीरो कर देंगे। सो फॉर रिएक्शन टू बी एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी को जीरो कर देंगे, दैट उस समय का जो डेल्टा एच प्लस टी इक्विलिब्रियम में इसको लिख रहा हूं क्योंकि इस टेम्परेचर पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा, इनटू माइनस डेल्टा एस विल बी जीरो। यहां से देखो टी इक्विलिब्रियम का एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक दिया हुआ रिएक्शन किसी भी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा।
Sometimes you can play with the temperature and you can make a spontaneous reaction non-spontaneous, and you can make a non-spontaneous reaction into spontaneous reaction. तो ये खेल जो है उसी की बात इस सेक्शन में कर रहे हैं कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। लेकिन इन जनरल जो थ्योरी पड़ी है, अगर फ्री एनर्जी डिक्रीज होती हुई दिख रही है, दैट मींस डेल्टा जी अगर नेगेटिव दिख रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, उसी का नाम लिख दिया एक्सर्जोनिक रिएक्शन। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है, इसका नाम रख दिया एंडरजोनिक रिएक्शन, तो उसको बोल दिया रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर कोई कहे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, उसका कंडीशन क्या रहेगा, मतलब कौन से टेम्परेचर पे वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा, तो वो निकालने के लिए डेल्टा जी को जीरो करना होगा। और डेल्टा जी को जीरो करने का मतलब है यहाँ पर टी का डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस हो जाना। इज इट ओके? नो, ऐसा कोई टेम्परेचर जरूरी नहीं कि हर बार एग्जिस्ट ही करे। याद करो, अगर दोनों का साइन अपोजिट हुआ ना तो ये चीज निगेटिव आ जाएगी, लेकिन टेम्परेचर इन केल्विन कैन नेवर बी निगेटिव। तो ऐसा टेम्परेचर एग्जिस्ट करे उसके लिए डेल्टा एस दोनों का साइन सेम होना चाहिए, तभी तो माइनस बाय माइनस विल बी पॉजिटिव और प्लस बाय प्लस विल बी पॉजिटिव, है ना। सो फॉर टी इक्विलिब्रियम टू एग्जिस्ट, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस must have सेम साइन, है ना। तभी ऐसा कोई टेम्परेचर एग्जिस्ट करेगा, और उसके ऊपर और नीचे नेचर अलग होगा रिएक्शन का। अगर टी इक्विलिब्रियम के ऊपर स्पॉन्टेनियस है तो नीचे नॉन स्पॉन्टेनियस, ऊपर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो नीचे स्पॉन्टेनियस। अगर कोई टी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ना करे तो रिएक्शन या तो हमेशा ही स्पॉन्टेनियस होगा या तो हमेशा ही नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि उसका नेचर चेंज करने वाला टेम्परेचर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है पॉइंट? लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला, अगर टी इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करेगा, जब दोनों का साइन सेम। अगर टी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर उसके ऊपर, उस टेम्परेचर से ऊपर अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो उसके नीचे नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर उसके ऊपर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसके नीचे स्पॉन्टेनियस। अगर टी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है तो इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करता है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस पॉजिटिव रहे तो, मतलब दोनों का साइन सेम रहे तो। अगर ऐसा कोई टी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ही ना करे, इसका मतलब वो रिएक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर या तो हमेशा स्पॉन्टेनियस या तो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। उसी की बात अभी हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में करने वाले हैं, इसलिए मैंने पॉइंट अभी लिखवाया। ठीक है, चलो अभी हो गया ना सब लोगों का। ना नाउ वी आर मूविंग टू ऑल दोस कंडीशंस एंड ऑल दोस केसेस जहां पे हम लोग ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन या फिर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब नहीं, इसकी बात करेंगे। सो वी आर गोइंग टू मेक अ टेबल for all the possible cases, and there are only 4 cases. So सबसे पहली चीज इसको तो सामने रखेंगे ताकि हम लोगों को देख के आइडिया लगता रहे कि हम लोग किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। अभी ध्यान से देखो, मैं एक टेबल बना के देता हूँ, दैट इज फॉर साइन ऑफ डेल्टा एच। और देखो इन दोनों के साइन के 4 केसेस हो सकते हैं ना, दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये 4 केसेस है। तो पहला केस हम लोग लेते हैं कि मान लो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव। अभी ध्यान से देखना, क्योंकि टेबल में लिखी हुई चीज तभी समझ में आएगी जब ये फॉर्मूला ध्यान से देख के रखोगे। देखो डेल्टा एच निगेटिव, ये पूरी चीज निगेटिव, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखना है ना, केल्विन में यूज करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये निगेटिव प्लस ये डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो ये पूरी चीज निगेटिव हो गई है ना, माइनस डेल्टा एस इज निगेटिव, है ना। सो दिस इज नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, ये पूरा नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव प्लस नेगेटिव विल ऑलवेज रिमेन नेगेटिव ना, व्हाटएवर टेम्परेचर यू वांट टू यूज यू कैन यूज, बट स्टिल इट विल बी नेगेटिव, है ना। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर पहली बात, क्योंकि दोनों का साइन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, दोनों का साइन अपोजिट है, तो टी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा एंड ये हमेशा ही नेगेटिव रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर। हम लोग बोलेंगे डेल्टा जी विल बी लेस देन 0 एट एनी टेम्परेचर। फिर से बोल रहा हूं, डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब माइनस डेल्टा एस निगेटिव, ये निगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये पूरा निगेटिव हो गया और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव। whatever value you want to put for the temperature, you will be getting delta H always to be negative. That's why what we are going to say कि delta G is less than 0 at any temperature. So reaction is,
या एट ऑल टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा केस, सेकंड केस ठीक उल्टा करते हैं, डेल्टा एच को पॉजिटिव ले लेते हैं और डेल्टा एस को नेगेटिव ले लेते हैं। अभी ये फर्स्ट वाला पार्ट ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। तो अब ये भी पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव ही रह जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव रह जाएगा। तो पहली बात, इस दोनों का साइन अपोजिट है, तो टी इक्विलिब्रियम विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डजंट एग्जिस्ट लिख देता हूं, डजंट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। और साथ ही साथ साइन के साथ क्या समझ में आया कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव, तो ये पूरी चीज हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। तो डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो एट ऑल टेम्परेचर, और डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब है रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। हम लोग लिखेंगे बचे हुए दो केस में या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। चलो अभी मैं दोनों को नेगेटिव ले लेता हूं। अगर डेल्टा एच नेगेटिव, तो ये पहला वाला पार्ट देखो नेगेटिव हो गया, डेल्टा एस नेगेटिव का मतलब ये पूरा पार्ट पॉजिटिव हो गया। अभी ध्यान से देखो, पहली बात की टी इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट, है ना, तो टी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, है ना, एंड दैट विल बी डेल्टा एच बाय डेल्टा एस लिख देंगे हम लोग, जो भी आएगा। दूसरी चीज क्या है, अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, नाउ वी नीड टू सी इट कि टेम्परेचर अगर ज्यादा करेंगे तो पॉजिटिव को बढ़ाता चला जाएगा ना, इट इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव दिस टाइम। पिछले दो केसेस में क्या था, दोनों या तो नेगेटिव थे या दोनों पॉजिटिव थे, तो टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से साइन पे फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अगर ये पार्ट नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, इफ वी वांट डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले पार्ट को कम रखना पड़ेगा। तो अगर पॉजिटिव को कम रखना है तो इस पूरे चीज को कम करना पड़ेगा, और उस कम करने का तरीका क्या सकता है, टेम्परेचर कम कर, है ना। तो अगर टेम्परेचर सफिशिएंटली लो हो गया तो ये वाला जितना पॉजिटिव है उससे ज्यादा नेगेटिव ये रह जाएगा, दैट्स व्हाई रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इस केस में अगर तुमको डेल्टा जी लेस देन जीरो चाहिए, तो वहां पर टी शुड बी लेस देन टी इक्विलिब्रियम व्हिच वाज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो उससे कम के टेम्परेचर पे डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, एंड यू विल से रिएक्शन इज spontaneous at T less than T equilibrium, which was equal to delta H upon delta S. Is it okay? Clear a point? Now, last केस का ठीक उल्टा है, अभी तो समझ में आ गई होगी कहानी। सो चौथा केस है कि अगर दोनों पॉजिटिव हो तो क्या होगा। अगर दोनों पॉजिटिव हो तो देखो, ये पॉजिटिव डेल्टा एच होने की वजह से पहला टर्म पॉजिटिव, और डेल्टा एस पॉजिटिव होने की वजह से माइनस डेल्टा एस निगेटिव हो जाएगा ना। तो ये प्लस और ये माइनस, वी वांट इट टू बी नेगेटिव, तो इस नेगेटिव को ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इस पूरे टर्म को डेल्टा एस माइनस डेल्टा एस तो फिक्स है, वो नेगेटिव वैल्यू फिक्स्ड है, लेकिन उसको अगर मैं बढ़ा दूं टेम्परेचर की मदद से तो वो इससे ज्यादा हो जाएगा। इज इट ओके? तो इसमें पहली बात यह है कि इसमें भी टी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। साथ ही साथ दूसरी बात यह है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं शांति, कि यहाँ डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव होने की वजह से माइनस डेल्टा एस निगेटिव। अब क्या है, ये कॉम्पिटिशन फिर से आ गया पॉजिटिव और निगेटिव का। वी वांट नेगेटिव टू बी मोर। नेगेटिव बढ़ाने का क्या तरीका है, इस नेगेटिव में मैं नंबर बढ़ाता चला जाऊं, ये टेम्परेचर बढ़ाता चला जाऊं, ये नेट नेगेटिव वैल्यू को बढ़ाता चला जाएगा। इज इट ओके? क्लियर ना? सो इसका मतलब है नेगेटिव की तरफ ले जाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। सो इफ यू मेंटेन टेम्परेचर ग्रेटर देन टी इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, सो रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा जी अगर नेगेटिव चाहिए तो वो टी ग्रेटर देन टी इक्विलिब्रियम पे मिलेगा, एंड टी इक्विलिब्रियम वाज नथिंग बट डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। सो रिएक्शन को अगर स्पॉन्टेनियस चाहिए, तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस जब तुम टेम्परेचर बढ़ा के रखोगे। और कितना बढ़ा के रखना होगा, तो हम लोगों को टी ग्रेटर देन टी इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ेगा, which is equal to delta H by delta S.
तो टी अगर तुमने डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से ज्यादा रखा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कम रखा है इस केस में तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। इज इट ओके? चलो इसको नोट कर जाओ सब लोग, कहीं भी डाउट रहे तो पूछ लो। हाँ, तो इसमें अगर टी लेस देन जब तक रखा है तब तो स्पॉन्टेनियस है, जैसे ही वो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम से ज्यादा हो जाएगा ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ना। जो कंडीशन मैंने स्पॉन्टेनियस का रखा है उसका ठीक उल्टा किया तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके ओके, सो नाउ आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे यही जो दो चीजें देखेंगे, एक तो डेल्टा जी का कैलकुलेशन और दूसरा उसके हिसाब से ये स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनिटी का जो खेल है या टी इक्विलिब्रियम का जो खेल है उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे एंड देन विल मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग बात करेंगे जो गिव्स ऑफ फ्री एनर्जी बोला है, व्हाट इज दिस फ्री अबाउट दिस गिव्स फ्री एनर्जी, है ना? कुछ तो फ्री रहा होगा, है ना? तभी तो ये फ्री एनर्जी ऐसा नाम क्यों रखा। तो इसके डिटेल में जाएंगे कि व्हाट इज फ्री अबाउट फ्री एनर्जी, इसका डिस्कशन करेंगे और उससे कुछ रिजल्ट भी निकलेंगे। उसके थ्रू फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देयर इज वन मोर सेक्शन जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कार्नोट साइकिल के बारे में। कार्नोट साइकिल हीट में फिजिक्स में हो गया है क्या? हो गया, तब तो बहुत जल्दी जल्दी फटाफट में रिजल्ट लिखूंगा और फिर आगे बढ़ जाऊंगा, है ना? सो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास विल बी मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री और कैन आल्सो कॉल इट एनर्जी। ठीक है, चलो जी, ठीक है, बाय बाय एवरीवन।